अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, क्लास 10 का लेक्चर होगा। इससे पहले भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, भैया उनको भी देख ले जिन्होंने नहीं देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इन सभी के ऊपर बात होने वाली है और साथ ही साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इससे काफ़ी अहम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। बात नहीं, पूरी तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपके लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था, अजान हो गई, मैंने स्टॉप किया, तो फिर से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ही मैंने स्टार्ट दिया था। तो क्या है कि इट इज अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल मीडियम की या किसी सब्सटेंस की, जो ऑफर करती है अपोजिशन, यानी कि अपोज करती है करंट के फ्लो को अपने अंदर में से, किसी मटेरियल के अंदर में से। कोई मटेरियल की अपोजिशन होती है, मटेरियल की खुद की अपोजिशन होती है। तो किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो अपोज करे फ्लो ऑफ करंट को, अपने में से करंट को फ्लो करने से रोके, तो उसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये होता भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोलाइड देखने को मिलता है। ठीक है, ये डेप्थ में हमने वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं। वहां देखें तो कैसे अपोजिशन मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, या कैसे अपोजिशन मिलती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो हम क्या कहते थे, करंट कहते थे। वहां पे आप अच्छे से समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कैसी रुकावट देखने को मिलती है जब वो कंडक्टर या किसी मटेरियल के अंदर में से फ्लो करके जाता है, तो किस तरह की अपोजिशन उसको फेस करनी पड़ती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है भैया। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जहन नशीन करें कि जो किसी भी मटेरियल में से चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो उसकी अपोजिशन को रोकता है कौन, वो मटेरियल मीडियम खुद अपोजिशन दिखाता है करंट के फ्लो को। चलिए इसके ऊपर आगे और चीजें क्लियर होने वाली हैं, तो फिलहाल के लिए ये। और अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस जो है, इसके सिंबल जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ओम लॉ से भी हमने रेजिस्टेंस वाली वहां चीज हमने वहां भी फील्ड दिखाया था इस चीज के। तो हमें पता है, क्या पता है, हर पता हमें पता है, जमीन डॉट कॉम। ठीक है, ऐसा होता है, आर इक्वल टू हर पता हमें पता है जमीन डॉट कॉम, जमीन डॉट कॉम। एडवर्टाइज, ये वो है ना, कंपनी है क्या है यार, वो इस तरह की टीवी में ये चीज चलाती है, हर पता हमें पता है जमीन डॉट कॉम। अच्छा जी, क्या होगा V यहां से, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, ये रेशो होती है पोटेंशियल और करंट, पोटेंशियल और करंट के बीच में। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर करके, वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। ओके, मटेरियल की। अच्छा जी, रेजिस्टेंस की यूनिट जो है ओहम होती है। क्या यूनिट होती है, ओहम। ओहम, इसका सिंबल ये इस तरह उल्टा करके इस तरह का होता है। ओहम इसकी क्या है, यूनिट है। तो 1 ओहम किसके बराबर होगी, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें से करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा हो, तो तब जो अपोजिशन होगी, तब जो रेजिस्टेंस होगी, उसे हम 1 ओम कहेंगे। तो देखिए, रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी, रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगी जब 1 वोल्ट करंट फ्लो करे और 1 एम्पियर की रेजिस्टेंस देखने को मिले, 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस देखने को मिले। ठीक है, 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। जब 1 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा होता है, तो एक यूनिट टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं। मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये कम नहीं है, इसको कम मत समझना, सही है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें तब जो रेजिस्टेंस होगी, तब रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी, वही 1 ओम होगी। तो इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, ठीक है, when the potential difference across the end of a conductor is 1 volt। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टरिंग जानते हो, कंडक्टर वो गाड़ी वाला कंडक्टर नहीं, ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक हो गया,
आप वो गाड़ी वाला समझ लें। प्लस माइनस ये है कंडक्टर, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का हो और उसमें से करंट 1 एम्पियर का फ्लो करे तो तब जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस कहेंगे। मजे की बात यार, यहाँ पे आर की जगह 1 ओम लिख दो, क्या लिख दे 1 ओम। तो हम क्या लगता है आपका, मेरा तो कुछ नहीं लगता है। 1 ओम, ओहम से कोई रिश्ता नहीं है हमारा। देखिए है यार, क्यों नहीं है, ठीक है, साइंटिस्ट है हमारे, हमारे नहीं बस मतलब हमारे गुरु फिजिक्स में उन्होंने कुछ की है, तो आज हम भी यहाँ इनकी बदौलत है, ठीक है भैया। तो क्या कहते हैं कि व्हेन द, बातों को छोड़े लेक्चर पढ़ाए, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ 1 वोल्ट across the ends of a conductor, कंडक्टर ही है ना, कंडक्टरिंग करके मैंने आर भी लिख दिया था। across the end of a conductor is 1 volt, is 1 volt, यार ये तो लिख दिया। when the potential difference of 1 volt across the end of a conductor, ठीक है, then 1 ampere current flow through it, ठीक है, across the end of a conductor and current flowing through it is 1 ampere and current flowing through it is नजर आ रहा है, through it is 1 ohm, 1 ampere है यार, करंट 1 ohm में था। then the resistance offered by a conductor is said to be 1 ohm, यहां इससे लिख दोगे ना, then the resistance offered by conductor is 1 ohm, 1 ohm रेजिस्टेंस कहलाएगी। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से फिर आया होगा। सर ड्रा क्यों रहे सर, नहीं डरा रहा। अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस नोट करना, एक नोट करें, मैं ऊपर से मिटा देता हूं, आपको समझ आने वाली होगी। क्या है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस क्या है भैया, क्या है ऐसा कुछ खास। फैक्टर अफेक्टिंग ऐसे होता है ना, 2 इफेक्ट होते हैं यार, अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, सबसे पहले रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी जितने उस कंडक्टर की लेंथ होगी, कंडक्टर ना बोले वायर बोलते, चलो वायर बोल देते, वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब यह है कि लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। असल में रेजिस्टेंस का ये फार्मूला नहीं होता, असल में रेजिस्टेंस इक्वल होती है, मैं इसके ऊपर बात करूं, R इज इक्वल्स टू ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A टाउ, ये फार्मूला होता है असल में रेजिस्टेंस। असल में रेजिस्टेंस का ये फार्मूला, ये ओम लॉ से हम निकालते हैं। यहां से हमने ये चीजों, इन चीजों को, इसको हम कुछ और नाम देते हैं, मैं सब सारा समझाने वाला हूं, आप ध्यान कीजिए बस। इधर से हमने 3 फैक्टर बनाए, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब फैक्टर थे, इन सब पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। इन सब को छुपा के आपको 3 बताए जाते हैं कि इनके ऊपर डिपेंड करती है। आपको ये नहीं समझना कि ये कहां से आया, इसके ऊपर बेस मत कीजिए, फिलहाल ध्यान उस पर कर दीजिए टॉपिक पे, ठीक हो गया। अब देखिए यहां से आपको एक चीज देखने को मिली कि वो क्या है, ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ A, ये जो है, ये फैक्टर जो मैंने सर्कलिंग किया है, ये एक अलग फैक्टर है। अब फिलहाल हम कह देंगे कि एक लेंथ पे डिपेंड करते हैं, इसका भी, इस पे भी करता है, इस पे भी बात करेंगे। एक जो है एरिया पे डिपेंड करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है एरिया इसलिए। दूसरा तीसरा फैक्टर ये जो दायरे वाला दायरा किया है, इस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले फैक्टर मैंने क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर,
ये एक देखो लेंथ जो है एक बाहर की एक सूरत होती है कंडक्टर की, वायर की बाहर से जो दिखने में, तो फिजिकल स्टेट है। ये क्या है? फिजिकल स्टेट है। एरिया भी फिजिकल स्टेट को बता रहा होता है, दर्शा रहा होता है। एरिया किस चीज को दर्शा रहा होता है? फिजिकल स्टेट को दर्शा रहा होता है। और लेंथ जो है वो भी फिजिकल स्टेट को दर्शा रही होती है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है। नंबर वन, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये दो इक्वेशंस के लिए, मतलब अगर कोई एक वायर थिक है, मोटी है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटा होगा। मतलब इस तरह है, ये दोनों वायर की लेंथ तो बराबर है लेकिन मोटाई में फर्क है भाई, ऐसा कुछ है। लेंथ वाइज दोनों बराबर है, मोटी ये है तो जो मोटी होगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, समझे? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा एरिया रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ये दो फैक्टर तो बड़े अच्छे से समझ आ गई भाई। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक नया फैक्टर आएगा जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या रेजिस्टिविटी कहेंगे। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? L डिवाइड बाई A। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वालिटी का साइन आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा इक्वालिटी का साइन आएगा। तो वो कैसे होगा? R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। ये फार्मूला बहुत बड़ा काम का फार्मूला है जिसको आपने जाने नहीं देना, पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है। क्या बातें करते हैं, फार्मूले को पकड़ो, मेरे कल साज होने वाले हैं। तो बच्चों क्या समझते थे आप? आर इक्वल टू रो एल बाई ए है। रो एल बाई ए, रो कहां से आया, कहां से टपका? रो होता था, टपका नहीं है। रो ये वाला चीज है जो सर्कल में लेके आया है ना, ये है रो। ये इस सारे को रो कह दिया। रो असल में होता है m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ। रो असल में ये होता है, रो खुद खाली इसके इक्वल होता है। अगर आपके बुक में सिर्फ ये रो दिया होगा, एफएससी में भी नहीं दिया हुआ ये, तो सिर्फ रो ये होता है। रो जो है वो अंदर की चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल जो आप वायर का है, वायर जो ले रहे हो, कंडक्टर जो ले रहे हो, वो किस नेचर का है, उसके नेचर क्या है। आया वो मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, उसका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, उसका मास नंबर पे डिपेंड करेगा। ये केमिस्ट्री आ गई है बीच में, केमिस्ट्री टपकी है ना। मास पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। रो ये है, इन चीजों पे डिपेंड करती है। इसलिए बुक में लिखा रहता है बस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, सिर्फ यही लिखा रहता है। सिर्फ क्या लिखा रहता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेकिन आप समझे अपने के लिए, एन पे डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड करता है, टाउ पे डिपेंड करता है। व्हाट इज टाउ? इसको टाउ पढ़ेंगे, टारक वाला, टारक की तरह। टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के टकरने का टाइम होता है। मतलब अगर हम टकरता है ना इलेक्ट्रॉन, तो फिर एक टकरने और दूसरे टकरने के बीच में उसको कुछ टाइम मिलता है नहीं टकरने का। क्या बात, इलेक्ट्रॉन टकर रहा होता है तो एक टकरने और दूसरे जाने के बाद टकरने के बीच में एक जो टाइम मिलता है उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। लेकिन ज्यादा मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं इसके ऊपर, बात से बात निकलती है। तो ये आ गए जी, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फार्मूला बन गया। रो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए। आपसे कह सकते हैं कि भैया ये रो और एल, व्हाट इज रो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। यही कुछ नाम से इस पे डिपेंड करेगा। आपको कुछ चीजें दे रखी होंगी, कुछ चीजें फाइंड करनी होंगी, ठीक है। तो तभी के लिए हम अपने न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, ठीक है। ये आ सकते हैं, इसलिए मिटा दो, नोट करना है नोट करें,
मिटा देता हूं ये चीज। कक्षा 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 कक्षा। बहुत स्लो आज बोल रहे हैं सर आप। ठीक है, स्लो ठीक रहता है ना, तेज तेज कौन बोलेगा। नंबर वन, नंबर वन, न्यूमेरिकल नंबर वन, ए वायर ऑफ लेंथ। अरे फार्मूले याद है ना आप लोगों को, फार्मूला ये होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, काम चल जाएगा इससे। ए वायर कुछ इस तरह है, ए वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है, लेंथ एल है, हैज रेजिस्टेंस आर, हैज रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर दी हुई है, डेटा दी रखा है आर, आर। दिस वायर, ये जो वायर आपको दी हुई है, दिस वायर इज स्ट्रेच, खींचा गया, इज ए स्ट्रेच, स्ट्रेच की स्पेलिंग गलती हो सकती है, स्ट्रेच टू ट्वाइस, stretch to twice of its length, of its original length कहते हैं, चलो लेंथ का मतलब ओरिजिनल लेंथ ही हो गया, जो लेंथ पहले थी। then find new resistance, then find new resistance, नई रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 2R होगी, ऑप्शन नंबर बी R/2 होगी, ऑप्शन नंबर सी 4R होगी, ऑप्शन नंबर डी R/4 होगी रेजिस्टेंस। ये कुछ फाइंड करना। वीडियो लेंथ तो नहीं बन रही है भैया, ओए 17 मिनट तक पहुंच चुकी है भाई और बहनों। देखें, एक वायर है जिसकी लेंथ एल थी, मानते हैं एल थी, मानो ना, खुद ना यार, सर्दी की वजह से नहीं खुल रहा। ये कोई वायर है, खूबसूरत सी बनाएगी ना वायर, ये वायर थी क्या, भी नहीं है, इसकी लेंथ एल थी, हैज लेंथ एल, और इसकी रेजिस्टेंस आर थी, माननी पड़ेगी। दिस वायर, ये जो वायर है, स्ट्रेच खींचा गया क्या, टू ट्वाइस डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इसके डबल खींचा गया। डबल खींचते तो पतली हो जाती है ना वायर, ये पतली होगी, ये कुछ पतली होगी पर डबल होगी, ठीक है, ये वायर पतली होगी। अब इसकी लेंथ जो है नई लेंथ एल डैश, इस नई लेंथ को एल डैश कहेंगे, वो 2L होगी, ये डबल होगी। देन इट्स न्यू लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस फाइंड करनी। एक बात याद रखें, यहां कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे। अब अगर हमने स्ट्रेच किया तो क्या उसका किस किस चीज में चेंज आएगी, स्ट्रेच करने से किस किस चीज में चेंज आ गई, आप ये ध्यान करें। स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ में चेंज आ गई, नई लेंथ आ गई। स्ट्रेच करने से इसके एरिया में चेंज आ गई, मतलब एरिया पहले इतना सा था, अभी एरिया ज्यादा हो गया, या मान लो एरिया में चेंज आया, देखने को मिला है, मतलब एरिया चेंज हो गया। एरिया मतलब पहले ए था, तो अब एरिया ए डैश हो गया, नया एरिया आ गया। ए प्राइम करो, ए डैश करो, बड़ा बड़ा करके लिखूं, या नजर आ रहा है, ठीक है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ए एरिया ए डैश हो गया। क्या वॉल्यूम चेंज होगा उसका, नहीं चेंज होगा, क्यों, वॉल्यूम तो इतना ही लेगा ना, उसके अंदर मटेरियल जो है वो उतना ही रहा है, तो मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई है, लेकिन वॉल्यूम खुद चेंज नहीं होगा। समझ आ रही, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अब यार ये फार्मूले पे गौर करें, इस फार्मूले पे R इज टू रो एल डिवाइड बाई ए है। जिस चीज वैल्यू में चेंज है, रेजिस्टेंस में चेंज होगी, बिल्कुल होगी, रेजिस्टेंस में चेंज होगी ना, तभी तो कहा नहीं रेजिस्टेंस। ये मतलब पुराना इसके लिए ये फार्मूला लग गया। अब इसके लिए जब करेंगे तो किस किस चीज में चेंज आएगा, इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, रो एल डिवाइड बाई ए। इसके लिए किस किस चीज में चेंज आएगा, अब रेजिस्टेंस आर नहीं होगा, अब आर डैश्ड होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। अब लेंथ एल नहीं होगी, एल डैश्ड होगी। एरिया ए नहीं होगा, ए डैश्ड होगा। मैंने कहा एरिया भी चेंज आएगा, क्या ये रो चेंज होगा? रो चेंज होगा, क्या ख्याल है? मैंने अभी बात की थी आपसे,
रो खुद किसकी इक्वल था? रो खुद था m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ था। रो इसके था, रो नेचर पे डिपेंड करता था, यानी कि उसके अंदर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज नहीं होंगे, आप खींचते वो तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे। आप कहेंगे उसको हम खींच रहे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे ना, मतलब उतना फर्क नहीं आएगा रेजिस्टिविटी में। रो में फर्क नहीं, रो चेंज, रो सेम रहेगी भैया, रो सेम रहेगी दोनों केसेस में, रो में चेंज नहीं आएगा। स्ट्रेच करते हो उसको, कंप्रेस करते हो, दोनों सूत्रों में से चेंज नहीं आएगा। अब एल तो हमें पता है 2L हो गई है, लेकिन एरिया के नहीं पता, एरिया का नहीं पता एरिया कितना हो गया, ये कैसे निकाले, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। ठीक है, एरिया नहीं पता, एरिया फाइंड करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। चलो फिलहाल में एल जो है उसको तो पुट करो ना भैया। क्या है, एल दिया हुआ है, रो एल की जगह क्या लिखेंगे 2L डिवाइड बाई ए डैश। भाई यहां तो हमें एक चीज पहले से पता थी, वो लेंथ जो हमने लिख दी है 2L, लेकिन एरिया का नहीं पता। तो एरिया निकाल लेते हैं, क्या जाता है। एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम करेक्शन का आप यूज करोगे। किसका यूज करेंगे? वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है, मतलब वॉल्यूम तो सेम है ना, जितना फाइनल वॉल्यूम है उतना इनिशियल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा दोनों में, वॉल्यूम में नहीं कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैंने पहले बता दिया था। तो वॉल्यूम करेक्शन का यूज करेंगे। तो मैं इसके लिए ऊपर ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको बता देता हूं। वॉल्यूम करेक्शन को यूज करेंगे। देखिए वॉल्यूम करेक्शन क्या कहता है, फाइनल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, VF इक्वल टू VI। फाइनल वैल्यू नहीं समझना, फाइनल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को क्या कैसे लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम आता है। क्यों नहीं आता है? आता है। एरिया मल्टीप्लाई लेंथ करने से क्या क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो मतलब एरिया, फाइनल एरिया क्या था ए डैश, फाइनल लेंथ क्या थी एल डैश, इक्वल टू, बात समझ रहे हो, ए डैश एल डैश इक्वल टू, शुरू का एरिया क्या था, शुरू का एरिया क्या था बताओ जी बताओ, शुरू का एरिया था ए, शुरू की लेंथ थी एल। ये दोनों एरिया और वॉल्यूम तो सेम होने, किसी सूरत में भी सेम हो सकते हैं ना, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं। देखो अगर यहाँ मोटी थी तो यहाँ लंबी होगी, यहाँ मोटी नहीं है वायर, समझ रहे हो। तो ए डैश निकालना हमें, ए डैश से सरोकार है, एल डैश दिया हुआ है, पुट कर दो ए डैश, एल डैश क्या लिखेंगे, एल डैश की जगह 2L इक्वल टू ए एल। अब 2L को इधर भेजते हैं, हमें ए डैश से वो है सरोकार है, ए एल डिवाइड बाई 2L, एल एल से कट जाएगा। ओहो एरिया क्या आ गया, ए डिवाइड बाई 2 आ गया, एरिया भी हाफ हो गया भाई। तो एरिया को पुट कर रहे इसमें, तो आर डैश क्या आएगा, आर डैश आएगा रो 2L डिवाइड बाई ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, ए डैश की लिखेंगे ए डिवाइड बाई 2, क्या लिखेंगे ए डिवाइड बाई 2। समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है भैया, उम्मीद करता हूं। अब देखें कुछ इधर साइड पे आ जाए, कुछ साइड पे आ जाए, कुछ साइड पे, पूरा साइड पे नहीं, कुछ यहां से देखें, ये थर्ड डिनोमिनेटर में है, ये फर्स्ट में चला जा सकता है, 2 जो है फर्स्ट में चला जा सकता है। तो आर डैश इक्वल टू रो 2L ए, रो 2L 2, रो 2L 2 डिवाइडेड बाई ए, 2 2 4 हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू 4 रो L बाई ए, मुबारक हो। अब देखें आर डैश इज इक्वल टू 4, ये रो L बाई ए क्या चीज है, ये शुरू की रेजिस्टेंस थी, वही थी शुरू की रेजिस्टेंस, रो L बाई ए थी ना, वही है ये चीज। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो है, न्यू रेजिस्टेंस होगी 4R के बराबर होगी। वाह, किसके बराबर होगी 4R। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखें तो आपके मिल जाएंगे, उम्मीद बन जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज।